हेलो गाइस, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बताना कि वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी सही से आ रही है आप लोगों को, जरा बताना सभी लोग। तो और आपके सामने क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, 5-10 मिनट लेट हुए, इसके लिए माफी चाहता हूं। चलो ठीक है, तुरंत स्टार्ट करता हूं। क्या करूं यार, मैं आने वाला रहता हूं, कोई ना कोई फोन करके बात करने लगता है, नंबर प्रोवाइड करने की यही तो समस्या है। हाँ आज जो है, कल क्या है, 1 दिसंबर है। कल से 1 दिसंबर से एप्लीकेशन पर 60 दिन का महायुद्ध शुरू होने वाला है। ऐप पर 6 विषय मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायो, सभी विषय के एक बेहतरीन तरीके से 60 दिनों में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते हुए प्रैक्टिस सेट डीपीपी के जरिए और पिछले 5 साल के क्वेश्चंस मतलब करते हुए हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और जितने लोग भी एप्लीकेशन को जुड़े हुए हैं सभी से मैं कहना चाहता हूं, कमर कस लेना, कल से एक नई लड़ाई करनी है, ठीक है। और रहेगी टाइमिंग वगैरह, इस क्लास के समाप्त होने के 15-20 मिनट बाद मैं एप्लीकेशन पे लाइव आऊंगा, जहां पे आप लोग जुड़े हो वहीं पे आऊंगा लाइव। हाँ समझे, वहीं पे सब टाइमिंग वगैरह बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे कब कब कौन कौन सी क्लासेस होने वाली है। बात समझ में आ गई ना। और कैसे आपको 60 दिन की रणनीति बनाकर किस रणनीति के साथ में आपको अगले 60 दिन तैयारी करना है और किस रणनीति के साथ अपने पूरे शरीर को अगले 60 दिन मां सरस्वती के हवाले करना है और अपने पूरे दिमाग को पूरा अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना है, ठीक है। ये सभी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। बिल्कुल, जय मां सरस्वती सभी के लिए। एक बार सभी लोग जय मां सरस्वती लिखें और फटाफट क्वेश्चन करते हैं। जय मां सरस्वती, मां सरस्वती, जय मां सरस्वती, ठीक है। सभी को जय मां सरस्वती। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जय मां सरस्वती मैं दिखाई दिलवा देता हूं आप लोगों को। ये देखो जय मां सरस्वती, ठीक है। ये जय मां सरस्वती आप सभी के लिए, ठीक है, आप सभी के लिए जय मां सरस्वती। और सभी लोग एक बार लिखें जय मां सरस्वती। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़े हैं राजकुमार गौंड। 1 मिनट, ये बाइक का तार जो है गड़बड़। हाँ चलो, हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजकुमार गौंड। और कौन कौन जुड़ा है मैं नाम ले लेता हूं सबका एक बार। ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ आज। हाँ, राजकुमार गौर और बेंजीन, अमर दीक्षित, श्याम मिश्रा, अनुराधा यादव और अरुण कुमार म्यूजिक, A to Z न्यूज, राशि पटेल। ये राशि, सॉरी राशि, आपका नाम मैं 2-3 दिन से गलत ले रहा था, ठीक है। आपने कल बताया ऐप पर, ठीक है। टेडी श्रीवास्तव, बिल्कुल। चलिए ठीक है, आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है और सभी लोग क्वेश्चन की जवाब अपने से देने की कोशिश करना। 750 क्वेश्चन के सफर में हम लोग चलने स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, पढ़िएगा सभी लोग। सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है? किसी वोल्ट मीटर में सेल का विद्युत वाहक बल यथार्थ क्यों नहीं आता है? अरे कितना क्वेश्चन पूछोगे यार, कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा है ना। किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है? देखो ये अभी आपको मैं अति लघुत्तरी करा रहा हूं, इसके साथ साथ मैं आपको बहुविकल्पी भी कराऊंगा इसके बाद, ठीक है। आज के बाद मैं जो क्लास लूंगा बहुविकल्पी का लूंगा। ये 750 क्वेश्चन का जो पैकेज है इसमें आपको पूरा चीजें दी गई हैं, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, बहुविकल्पी, सब चीजें आपको, दीर्घ उत्तरी, आंकिक, पूरा पैकेज है। बस समय समय पर मैं कराते चल रहा हूं, डोज लेते चलिए, बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी, यकीन मानना, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए सभी लोग, फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन का आ रहा, किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल, कोई भी सेल है उसका विद्युत वाहक बल, किसी भी सेल का जो विद्युत वाहक बल है से क्या तात्पर्य है? सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य होता है? किसी भी खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवों के अंतर को क्या कहता है? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। किसी भी खुले परिपथ में किसी सेल के 2 बिंदुओं के मध्य विभवों का अंतर क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। बात समझ में आई? विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? एक बार फटाफट कमेंट करो। कृष्णा नंबर पे कॉल कर लो, सब चीजें बता दी जाएंगी, लेकिन अभी कॉल कर लो सभी लोग, ठीक है। मैं क्या बताऊं आपको, फी हमेशा हमेशा ना बहुत ही सस्ता फी है। जितना मैं आपको एक बुक भी नहीं आता उतना मैं पूरी तैयारी करा के दे रहा हूं, वो भी सभी सब्जेक्ट्स की। किसी खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवों का अंतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल के विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? किसी भी खुले परिपथ में, किसी, देखिए स्याही नहीं, इसमें दूसरे से मार्कर से लिखता हूं, किसी, 1 मिनट लिखते हैं, किसी खुले परिपथ में, परिपथ में सेल के किन्हीं
दो बिंदुओं 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 किन्हीं दो बिंदुओं के बिंदु दिखाई दे रहा ना, बिंदुओं के बीच विभव विभव में अंतर क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। कोई भी सेल है उसका खुला हुआ परिपथ है, उनके विभवों के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवों में अंतर क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। बात समझ में आई? सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? समझ में आ गई? मेरे साथ स्याही भर लेने दो, अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा होगा, भर लेने दो स्याही आप सभी लोग, ठीक है, भर लेने दो स्याही। अब तब तक आप सभी लोग कमेंट करो कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है और पढ़ाई करो, ठीक है। भर लेने दो स्याही अच्छे से मुझे, ठीक है। कल से क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं 1 दिसंबर से, याद है ना एप्लीकेशन पे, ठीक है। सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से, ठीक है। जो जुड़े हैं वो भी, जो नहीं जुड़े हैं वो भी, ठीक है। 1 मिनट बेटा, बस 1 मिनट, इसमें भी स्याही भर लेता हूं। सेल का विद्युत वाहक बल, 1 मिनट, सेल का विद्युत वाहक बल, 1 मिनट बेटा, बस बस बेटा बस, ठीक है। चलो, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? किसी भी सेल, किसी भी खुले परिपथ में सेल के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवों का अंतर क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल। अगर मान लो कोई खुला हुआ परिपथ है, उन्हें किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, ठीक है। उसे क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। कोई भी सेल है, उन्हें किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल के विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं? सेल के विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। किसे? ई से क्या करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। ई से प्रदर्शित करते हैं। उधर मोबाइल है, उस पर फोन आ रहा है किसी का, ठीक है। उसे सेल के विद्युत वाहक बल से किसे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक और डिफिनेशन जो कि बुक वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, वह क्या डिफिनेशन होता है? ध्यान से सुनना। यदि किसी परिपथ में Q आवेश प्रवाहित करते हैं, W जूल कार्य करना पड़ता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल W इज इक्वल टू Q, क्या होता है? Q अपान W अपान Q। यदि मान लीजिए कोई परिपथ है, यदि कोई परिपथ है, कोई क्या है? परिपथ है, परिपथ में हमें Q आवेश प्रवाहित करने में, W कार्य करना पड़ता है, तो क्या विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है? विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है? E इज इक्वल टू W अपान Q हो जाता है, ठीक है, समझे। अब देखिए, विद्युत वाहक बल किसे कहा जाता है? यहां पे मैंने बताया, किसी खुले परिपथ में सेल के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। कैसा परिपथ होना चाहिए? खुला हुआ परिपथ होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कैसा परिपथ होना चाहिए? खुला हुआ परिपथ होना चाहिए। उनके किन्हीं दो बिंदु ले लेते हैं, जैसे आपका ये दो बिंदु है, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य अगर आपको जो विभव में अंतर होगा वह क्या कहलाएगा? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। अरे समझ में आ रहा सभी को? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, बिंदु कैसा होना चाहिए? कैसे परिपथ होना है? किन्हीं खुले हुए परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य अगर विभव बिंदुओं के मध्य विद्युत वाहक बल के अंतर को क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कोई परिपथ का में Q आवेश, एक परिभाषा यह होता है, किसी परिपथ में Q आवेश प्रवाहित करने में, किसी पूरे परिपथ में अगर Q आवेश प्रवाहित करने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे भी विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक परिभाषा यह भी होता है, किसी परिपथ में Q आवेश प्रवाहित करने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि Q आवेश को प्रवाहित करने में W कार्य करना पड़ रहा है तो विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू क्या? W अपान Q हो जाएगा, समझे। W अपान क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। बिल्कुल CAK एकेडमी टिक का लिखियो। बिल्कुल मैं बता दिया हूं कि वरदान बैच का जो
टाइमिंग है वह 1 दिसंबर से क्लासेस शुरू होगा। आज इस क्लास के बाद मैं लाइव लूंगा तो वहां पे वरदान बैच का पूरा सिस्टम बताऊंगा कब कैसे क्लासेस होने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके साथ क्या पूछा आपसे, इसका एसआई मात्रक लिख लेते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या है, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, कूलाम इसका मात्रक है। किसका मात्रक है, इस विद्युतवाहक बल का मात्रक है। जूल प्रति कूलाम मात्रक है, किसका मात्रक है, जूल प्रति कूलाम आपका विद्युतवाहक बल का मात्रक, इसे वोल्ट भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मुझे थोड़ा सा एक सेकंड समय देना सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मुझे जाने दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करने दो, 1 मिनट सभी लोग समय देना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 1 मिनट बेटा सभी लोग, 1 मिनट मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन करने दो। यहाँ पे 1 मिनट बेटा सभी लोग, 1 मिनट। एक मिनट बेटा, बस हो जाएगा, बस 1 मिनट आपका हो ही गया है, ठीक है, हो गया है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ दरअसल क्या था कि हमने जल्दी जल्दी में आपके क्लास लेने में क्वेश्चन को नहीं लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, सेल के विद्युत वाहक बल के किन्हीं विभवांतर टर्मिनल में अंतर क्या है। सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर टर्मिनल विभवांतर में अंतर क्या है, यह आपसे पूछा है। सेल का विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर टर्मिनल में अंतर क्या है, ठीक है, यह आपसे पूछा है। जूल प्रति कूलाम, बिल्कुल मैं देख रहा हूं अर्चना कुमारी शीतल, कोई बात नहीं सर। चलिए ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है ना। नेक्स्ट चलिए करिए, सेल के विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर टर्मिनल में अंतर क्या है। सेल के विद्युत वाहक बल तथा इनके सिरों के बीच विभवांतर टर्मिनल का अंतर क्या है। सेल का विद्युत वाहक बल तथा इनके सिरों के मध्य विभवांतर टर्मिनल विभवांतर के बीच का अंतर क्या है, यह आपसे पूछा है, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं क्या है इसका अंतर। ठीक है बेटा, 1 मिनट रुको। ठीक है, देखिए क्या सेल के विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर टर्मिनल में अंतर क्या है। बिल्कुल क्या है यहाँ पे, देखिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, विद्युत वाहक बल का मान सेल के मध्य विभवांतर की तुलना में अधिक होता है, ठीक है, जबकि विभवांतर का मान क्या होता है, कम होता है। पहला अंतर लिखना सभी लोग, कल के क्लास में भी मैं अंतर बताया था। विभवांतर लिखना, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ये हो गया। यहाँ पे क्या है, विभवांतर, विभवांतर, इसे आप लोग टर्मिनल विभवांतर भी कहा जाता है। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है, किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल किन्हीं दोनों सिरों के मध्य विभवांतर की तुलना में अधिक होता है। क्या, विद्युत वाहक बल का मान सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर की तुलना में अधिक होता है। आप लिखेंगे विद्युत वाहक बल का मान, विद्युत वाहक बल का मान, किसका, विद्युत वाहक बल का मान सेल के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य टर्मिनल विभवांतर से अधिक होता है। विभवांतर से क्या होता है, अधिक होता है। पहला बात क्या, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य टर्मिनल विभवांतर से अधिक होता है। पहला अधिक होता है, लिख दीजिए अधिक होता है। आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, एक एक क्वेश्चन सभी लोग तैयार कर लेना। टर्मिनल विभवांतर के मध्य क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होता है। पहली बात देखो, कौन लाइक करने के लिए, मोनू गुप्ता आप परेशान मत हो, जिसको लाइक करना है लाइक करेगा, नहीं करना नहीं करेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये क्वेश्चन आपके लाइफ में जरूर हिट करेगा, आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है, कुछ हो चाहे ना हो। मैं बता देता हूं, मैं लाइक के लिए नहीं मरता हूं, कभी सब्सक्राइब के लिए नहीं करता हूं। कभी कहा आप लोगों को सब्सक्राइब करो, नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अपना जितनी भी क्षमता उतना क्षमता लगाकर आप लोगों को पढ़ाता हूं, निश्चित रूप से आप लोगों को फायदा होगा।
ठीक है, ये तो आपका हो गया। नेक्स्ट इसमें दोनों के अंतर, इसमें क्या होता है, बंद परिपथ में शेल धारा प्राप्त की जाती है जिसे दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में अधिक होता है। यहाँ पे क्या, ये खुले परिपथ में इसका मान ज्ञात किया जाता है, इसका मान खुले परिपथ में ज्ञात किया जाता है, किसका, विद्युत वाहक बल, इसका विभवांतर का मान बंद परिपथ में किया जाता है। सबसे बड़ी बात कि इन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में कम होता है। किसका अधिक होता है, विद्युत वाहक बल का। किसका कम होता है, विभवांतर का। देखेंगे यहां पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, दो कोई भी दो बिंदु हो, उन दो बिंदुओं के मध्य, ठीक है, विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से क्या होता है, कम होता है। किससे कम होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। यहाँ पे क्या होता था, अधिक होता था, यहाँ पे क्या है, कम होता है। किसका मान अधिक होता है, विद्युत वाहक बल का। कैसे पता करोगे, एग्जाम में पूछ दिया, ये देखिए विद्युत वाहक बल में शब्दों की संख्या देखिए 1 2 3, विभवांतर बेचारा अकेले खड़ा है ना, तो विभवांतर में कम होगा, विद्युत वाहक बल में अधिक होगा। अरे समझ में आया सभी को, अरे समझ में आया सभी को, आ गया समझ में। चलिए पहला अंतर सभी को समझ में आया, किसका मान अधिक होता है, विद्युत वाहक बल का मान अधिक होता है। किसका कम होता है, विभवांतर का मान अधिक कम होता है। कैसे पता करोगे, विद्युत वाहक बल 3 शब्द, विभवांतर 1 शब्द, ठीक है। तो किसमें अधिक होगा, विद्युत वाहक बल का अधिक हुआ। किसका कम होगा, विभवांतर का कम होगा। बोलो समझ में आया सभी को। चलिए नेक्स्ट अंतर जानते हैं। ये देखिए, ये जो विद्युत वाहक बल होता है ना, खुले परिपथ के लिए लगाया जाता है। विद्युत वाहक बल किन्हीं खुला परिपथ के लिए लगाया जाता है। किसके लिए, खुला परिपथ के लिए, पथ के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है, खुला परिपथ के लिए होता है। विद्युत वाहक बल का मान तेल के किन्हीं दो सिर जो कि खुला हुआ परिपथ है, इसका लिए किसके लिए होता है, ये बंद परिपथ के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, बंद परिपथ के लिए होता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है, ये खुला परिपथ के लिए होता है, ये बंद परिपथ के लिए होता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट चीजें क्या है आप लोग के लिए, ठीक है ना, बताइए नेक्स्ट बताइए अंतर। अब देखिए मैं एक अंतर बताना चाहता हूं, क्या, ठीक है, इसका क्या, विद्युत वाहक बल का मतलब क्या, कोई खुला हुआ परिपथ है, उन्हें किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। देखिए ना सभी लोग, मैं दिखा रहा हूं कितना आसान है। खुले परिपथ में, खुले परिपथ के किन्हीं, एक मिनट बेटा, एक मिनट, खुले परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, खुले परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर में अंतर, क्या, विभव में अंतर क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है, वाहक बल कहलाता है। अंतर मैं बता रहा हूं, कोई खुला हुआ परिपथ है, उन्हें किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत वाहक बल में अंतर क्या कहलाता है, सॉरी विभव में अंतर क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। यहीं पे अगर आप लोग बस एक शब्द यूज कर देना, खुले परिपथ या बंद परिपथ। अब यहां लिखेंगे किसी बंद परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर क्या कहलाता है, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर क्या कहलाता है, यह आपका विभवांतर कहलाता है। बात समझ आई। खुला हुआ परिपथ है, उनमें किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर क्या कहलाता है, बताना जरा, विभवांतर कहलाता है। बात समझ में आई सभी को, याद हुआ सभी को, याद हो गया, बोलो याद हो गया कि नहीं हो गया, बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं याद हुआ कि नहीं हुआ। आपको दिख नहीं रहा सर, आपको दिख नहीं रहा क्या, आपको दिख नहीं रहा क्या, राजेश सिंह गौतम क्या कर रहे हो आप बताओ, याद हुआ कि नहीं याद हुआ सभी को, बोलो याद हो गया सभी को, ये याद हो गया सभी को,
ये विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर याद हुआ सभी को? याद कर लेना। देखो 17, 15, 13 में पूछा गया है, 18, 19, 20 में नहीं पूछा गया है। मैं गारंटी लेता हूं इस साल किसी न किसी सेट में ये अंतर आ जाएगा, वो भी 2 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा। याद कर लेना। और अंतर लिखना चाहते हो तो लिख लेना सभी लोग। चलिए मैं 2 ही अंतर बता रहा हूं, इसके अलावा और कोई लिखना है तो लिख लेना आप सभी लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे इतना बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतना बार पूछा गया, मैं तो इसको स्क्रीन पर से हटा कर नहीं बताऊंगा। पढ़ना सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी परिपथ संबंधित किरचॉफ के समुचित आरेख खींचकर समझाई। देखो बेटा मैं सभी से सीधी बात करूं, मैं यहाँ पे आरेख खींचने वाला नहीं हूं, क्योंकि अति लघुत्तरी लघुत्तरी का मैं करा रहा हूं। ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी में आरेख पूछता है। ये किरचॉफ का नियम आपके लिए समझ लो रामबाण है, एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। किरचॉफ का नियम इतना तो लिख के रख लेना, किरचॉफ का नियम एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, आप सभी के लिए रामबाण है। अब ये किरचॉफ का नियम मैं बता देता हूं दोनों नियम, लेकिन अभी मैं आपको आरेख वगैरह खींच के नहीं बताने वाला हूं। इसके लिए मैं डेडिकेटेड क्लास लूंगा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस का। इसी 750 क्वेश्चन में जब चलूंगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वाला सीरीज चलेगा, तब आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, 750 क्वेश्चन में जब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चलेगा तो वहां पे डेरिवेशन करके दिखाऊंगा कि किरचॉफ के नियम का किस तरह से उपयोग किया जाता है, कैसे डेरिवेशन किया जाता है। साथ में 750 वाले क्वेश्चन में जब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का चलेगा तो आपको न्यूमेरिकल बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको नहीं परेशान होना है, नहीं परेशान नहीं होना है। ठीक है, ठीक है, अभी मैं दोनों का नियम बता दे रहा हूं ना। चलिए ठीक है, समझ लेना सभी लोग, समझ में आया सभी को? चलो इसको हम रब करते हैं। इसको हम रब करते हैं। ठीक है, और ऐप वगैरह को जितने ज्वाइन हो गए हैं एप्लीकेशन में, यानी वरदान बैच में, सभी लोग तैयार रहना। इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद मैं आधे घंटे या 20 मिनट बाद मैं आऊंगा, 10 से 15 मिनट बाद एप्लीकेशन में लाइव आऊंगा। नोटिफिकेशन हालांकि पहुंच जाएगा आप लोगों को, वहीं पे हम लोग कल के टाइमिंग को देखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें किरचॉफ का प्रथम व द्वितीय नियम पूछा है। चलिए लगाते हैं किरचॉफ का प्रथम व द्वितीय नियम। मुझे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को छोटा कर लेने दीजिए, क्वेश्चन को छोटा कर लेने दीजिए सभी लोग। इतना बड़ा सही है। आप लोगों ने क्वेश्चन को तो पढ़ ही लिया था ना। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। किरचॉफ का प्रथम व द्वितीय नियम क्या होता है? किरचॉफ का प्रथम नियम, प्रथम नियम क्या होता है? हेडिंग करना किरचॉफ का प्रथम नियम, प्रथम नियम, प्रथम नियम, प्रथम नियम या फिर धारा का नियम, नियम। ठीक है, नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है? सभी लोग बोलेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा करें, अरे यार संधि, संधि का नियम, संधि का नियम, संधि का नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम या फिर संधि का नियम। क्या होता है किरचॉफ का प्रथम नियम, क्या होता है संधि का नियम? ध्यान से सुनना सभी लोग, इधर आना। देखिए क्या होता है, कोई भी संधि हो, संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। लिखेंगे सभी लोग, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार संधि की ओर, संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग, धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। यह आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? धाराओं का योग शून्य होता है। इसे सिग्मा आई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। ठीक है, इसे क्या लिखते हैं? सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। संधि की ओर मिलने वाली, सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ ताकि पड़ोसी को सुनाई दे, संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। यह किरचॉफ का प्रथम नियम है। सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, सिग्मा आई इज इक्वल टू क्या? 0। ये संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है?
शून्य होता है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। समझ में आया? ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। और किरचॉफ के प्रथम नियम को हम लोग क्या कहते हैं? किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण के नियम, आप लिख सकते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम किसके नियम के आधार पे? आवेश संरक्षण के नियम पर, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम किसके नियम पर आधारित है? आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है यह किसके नियम पर आधारित है? आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। कौन? किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। कौन? किरचॉफ का प्रथम नियम किसके नियम पर आधारित है? आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है। बोलो, समझ में आया सभी को? किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। हाँ, बिल्कुल। चलिए बोलो, किसी को समझ में आया? यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका फिगर अगर कोई पूछता है तो संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। इस तरह से आप बना लेना। यहाँ पे इसको I1 कर देना, इसे I2 कर देना, I2 इसे कर देना I3, I4, I5, I6। यह आपका पूरा का पूरा सिस्टम है। यहाँ संधि है, संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या कर देंगे? शून्य कर देंगे। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसको मैं और डिटेल से बताऊंगा जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, या जब आपको मैं जब इसका डेरिवेशन कराऊंगा, ठीक है। और इसी में किरचॉफ के द्वितीय नियम पूछा है, किरचॉफ का द्वितीय नियम पूछा है। द्वितीय नियम आओ बताते हैं। किरचॉफ के नियम का प्रथम नियम तो हो गया, संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। द्वितीय नियम आओ देखते हैं क्या होता है। किरचॉफ के नियम का द्वितीय नियम जो होता है क्या होता है, आओ देखते हैं। द्वितीय नियम क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना। द्वितीय नियम, प्रथम नियम वो क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। द्वितीय नियम क्या होता है? द्वितीय नियम क्या होता है? द्वितीय नियम क्या होता है? ध्यान से सुनना सभी लोग। द्वितीय नियम क्या होता है? द्वितीय नियम क्या होता है? किरचॉफ का द्वितीय नियम, अरुण कुमार म्यूजिक मेरठ 5 घंटे पढ़ाया हूं यार, पढ़ाया हूं 5 घंटे खड़े होके, ऐसी बात नहीं है। जाओ, लेक्चर पढ़े हुए हैं, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा एप्लीकेशन पे लाइव आना है क्लास के टाइमिंग बताने के लिए। आज तो नहीं बेटा, लेकिन दूसरे दिन किसी न किसी दिन पक्का आपको मैं 5 घंटे पढ़ा के दिखा दूंगा, ठीक है। आप पढ़ने के लिए तैयार हो? बंद पास का नियम देखिए, कृष्णा कुमार, द्वितीय नियम क्या होता है? बंद पास का नियम या लूप का नियम। इसे क्या कहा जाता है? बंद पास का नियम या लूप का नियम, बंद पास का नियम या फिर लूप का नियम, बंद पास का नियम या फिर लूप का नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? बंद पास का नियम या फिर लूप का नियम, ठीक है। बंद पास का नियम या फिर किसका नियम? लूप का नियम। लूप किसका? जो लूप बनता है, ठीक है, धारा के लूप का नियम। अब इस नियम के अनुसार क्या है? यदि किसी परिपथ में प्रत्येक लूप या प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं की संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लूप में समस्त धाराओं के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? किसी भी परिपथ के विभिन्न बंद पास में बहने वाली समस्त धाराओं तथा प्रतिरोध का गुणनफल। देखिए, किसी भी परिपथ के विभिन्न बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा प्रतिरोध का गुणनफल उस बंद पास में समस्त, देखिए आप फिर से समझना, किसी भी परिपथ के विभिन्न बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा उनके प्रतिरोधों का
गुणनफल का बीजगणितीय योग, गुणनफल का बीजगणितीय योग, गुणनफल का बीजगणितीय योग, गणितीय योग क्या होता है? उस बंद पास में आरोपित विभवांतर के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उस बंद पास या लूप में समस्त विद्युतवाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उस बंद पास या लूप के समस्त उस बंद पास या लूप के समस्त किसके? समस्त विद्युतवाहक बल के, समस्त विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझना सभी लोग डिफिनेशन को। क्या होता है? किसी परिपथ के विभिन्न बंद पास में, आपके पास कई बंद पास होगा, उस बंद पास में बहने वाले विभिन्न धाराओं तथा प्रतिरोधों का गुणनफल जो होता है, उस बंद पास में जो जितना भी समस्त विद्युतवाहक बल है उसके बीज, जितना भी समस्त विद्युतवाहक बल उसका बीजगणितीय योग कर दें, उसके योग के बराबर होता है। बेटा समझ में आया डिफिनेशन सभी को? जरा बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, डिफिनेशन समझ में आया है? बिल्कुल विवेक दुबे जी लेट हो गए। क्या कर रहे थे विवेक दुबे जी, क्या कर रहे थे? हाँ अब लेट हो रहे हो एग्जाम के टाइम में। एग्जाम भर मैं शाम को ये 750 क्वेश्चन को सीरीज को पूरा करूंगा। इसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे, इंपॉर्टेंट लघु उत्तरी, बहुविकल्पी, पूरे क्वेश्चंस का पैकेज है आपका 750 क्वेश्चन। नंबर होते हैं 750, अगर कर लिए ना ईमानदारी से। और हाँ, इसका आज मैं पीडीएफ, यार कल तो मैं केमिस्ट्री वाले का प्लेलिस्ट भी नहीं बना पाया, मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा आप, ठीक है? मैं इसका प्लेलिस्ट कल बना दूंगा, ठीक है? ध्यान देना यहाँ पे। किसी भी परिपथ के विभिन्न बंद पास में बहने वाली समस्त धाराओं तथा प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में विभिन्न विद्युतवाहक बल, उस बंद पास में समस्त विद्युतवाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। समस्त विद्युतवाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये किसका? सिग्मा आई। इसे आप लिख सकते हो सिग्मा आर आई, आर आई इक्वल टू सिग्मा ई, ये लिख सकते हो। बिल्कुल, तो आप लोग सही कर रहे हो, सिग्मा आर आई इक्वल टू सिग्मा ई लिख सकते हो, ये आप लोग सही कर रहे हो बिल्कुल ना। इसे इस नियम को क्या, इसके यह नियम किसके नियम पर आधारित? यह वोल्टता के नियम पर आधारित नियम है। यह किसके नियम पर आधारित है? यह वोल्टता के नियम पर आधारित है, यह वोल्टता के नियम पर क्या है? आधारित है। यह वोल्टता के नियम पर आधारित है। बिल्कुल समझ में आया सभी को? चलो ये समझ में आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसको मुझे थोड़ा बड़ा करने दो, अन्यथा दिखाई नहीं देगा आप लोगों को और हमको आप लोग गाली देने लगोगे ना। नहीं समझ में आया? गौरव सिंह लेट जुड़े होंगे आप, क्या बताओ आप लोगों को नहीं समझ में आया? जितने लोग पहले से जुड़े थे जरा बताना हमें तो। मैं इसको बड़ा करूं यार। हाँ अब हो गया, दिखाई दे रहा है ना? क्या है? विभव मापी के किन्हीं सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए परिपथ खींचते हुए प्रयुक्त सूत्र का निगमन। यार ये निगमन, ये डेरिवेशन कहां से ला दिए निगमन करने वाला क्वेश्चन? ये डेरिवेशन करने के लिए कहां से ला दिए इन्होंने? इसमें हमारा टाइपर जो है ना, इसी देखो डेरिवेशन ला दिया। चलो ठीक है, आप लोग इस डेरिवेशन को स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, मैं इसको डेरिवेशन में कराऊंगा। विभव मापी किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए परिपथ खींचकर प्रयुक्त सूत्र का निगमन कीजिए। निगमन का मतलब क्या? डेरिवेशन करना। इसको मैं बताऊंगा दूसरे दिन, ठीक है? बताऊंगा आप लोगों को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरी राम राम, इतना बड़ा क्वेश्चन। चलो ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है? व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ खींचते हुए, ये क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत बता देता हूं, ठीक है? हालांकि मैं आपको व्हीटस्टोन सेतु का क्या बता देता हूं? सिद्धांत बता देता हूं। अरे क्या नाम है? ए किंग
जी आप जो है रात को लाइव आना, ठीक है, एप्लीकेशन पे जितने लोग जुड़े उनको टाइम बता दूंगा। चलो इसको मुझे छोटा करने दो यार, इसको छोटा करने दो, मैं बता रहा हूं। चलो इसको छोटा कर लेने दो मुझे। बताओ जरा व्हीटस्टोन के सेतु का सिद्धांत क्या है? मैं समझा देता हूं बेटा, लेकिन इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा कब, लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। इसको मैं लॉन्ग क्वेश्चन में और अच्छे से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को ना। देखिए एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था क्या, व्हीटस्टोन नाम था। एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम व्हीटस्टोन था। फिलहाल आपको उनके घर नहीं जाना है, ध्यान से सुनना व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। ये आपके 4 प्रतिरोध हैं, ये इस तरह से, क्या है आपका 4 प्रतिरोध है, ठीक है। यहां से इस तरह से आप बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये 4 प्रतिरोध है आपका, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु कभी जब भी आपके एग्जाम में पूछे तब भी आपको क्या करना, इसका फिगर जरूर बनाना, ठीक है। अब देखिए ये आपका व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी समायोजन होता है, इसमें PQRS 4 आपके क्या तार हैं, प्रतिरोध हैं, ये श्रेणी क्रम में जोड़कर वर्गाकार आकृति बनाते हैं। जब इन प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाए कि इन दोनों का जो अनुपात है P/Q, यानी ये PQRS, P/Q इज इक्वल टू R/S हो जाए, तो इनके बीच जो ये गैल्वेनोमीटर लगा है, ये क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं बहती है। नहीं समझ में आया होगा मुझे मालूम है, फिर से समझाऊंगा मैं आपको, समझना। P/Q इज इक्वल टू R/S, ये है आपका P/Q इज इक्वल टू क्या, R/S, ठीक है। P/Q इज इक्वल टू R/S, ये है आपका P/Q इज इक्वल टू R/S, ठीक है ना। कैसे होता है, व्हीटस्टोन सेतु एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि PQRS को इस तरह से समायोजित किया जाए कि P/Q इज इक्वल टू R/S हो जाए, तो यहां पे लगे इस गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा का मान 0 होता है, विकर्ण में धारा नहीं प्रवाहित होता है ना। व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार क्या होता है, इस तरह से प्रतिरोधों को समायोजन किया जाए कि P/Q इज इक्वल टू R/S हो जाए, तो इस विकर्ण में लगे ये गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। विकर्ण में लगे गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। विकर्ण में लगे गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। विकर्ण में लगे गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। हाँ, विकर्ण में लगे गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। सेतु के संतुलन की अवस्था में संलग्न बिल्कुल सभी लोग डिफिनेशन। अब हमारे जो स्टूडेंट हैं अल्फा आर्मी जो हमारे, ठीक है, ये लोग क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हो गया इनका आदत कि ये समझ चुके हैं कि कोई क्वेश्चन आए तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, अच्छी आदत है, या अपनी कॉपी पर लिखना है। इसमें से कितने लोग, करीब जितने लोग लाइव होंगे इसमें से आधे लोग अपनी कॉपी पर लिखते होंगे, बच्चे लोग कमेंट बॉक्स में लिखते। फायदा दोनों का है, कॉपी पे लिखो चाहे कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, दिमाग पे लोड पड़ेगा, उसका फायदा आपको मिलेगा। तो मैं फिर से बता देता हूं, इसको लिखवाऊंगा नहीं, मुंह से समझा देता हूं। इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे कौन, व्हीटस्टोन सेतु। उन्होंने कहा कि हम इन चारों प्रतिरोधों को इस तरह से समायोजन किया जाए कि P/Q/R/S हो जाए, तो इसके इस विकर्ण में बहने वाली धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। अब कहोगे सर इसका डेरिवेशन कराओ, नहीं, इसका डेरिवेशन कराऊंगा जब इंपॉर्टेंट वाला डेरिवेशन कराऊंगा। तो अभी मैं अति लघुत्तरी पढ़ा रहा हूं, उसमें आपको इतना ही लिखना है। अब मैं क्या लिखना है मैं बोल देता हूं, आप लिख लेना, लिखूंगा नहीं मैं, ठीक है। अगर 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित किया जाए कि P/Q इज इक्वल टू R/S हो जाए,
चार प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित किया जाए कि P अपान क्यू इक्वल टू R अपान S हो जाए, P अपान क्यू इक्वल टू R अपान S हो जाए, तो उनके विकर्ण में बहने वाली धारा का मान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ये विकर्ण है, इसमें बहने वाली धारा का मान हमेशा 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 के लिए क्या होगा, शून्य होगा। बोलो सभी को समझ में आया? बिल्कुल। विमल तिवारी देखिए कॉपी में लिख रहे हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं लिख रहे हैं P अपान क्यू, बिल्कुल लिखोगे तो याद होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। मैं दूसरा क्वेश्चन लगाता हूं आप लोगों को ना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहां पे लग गया आप लोगों के सामने ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ना, क्या एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका मार्ग वृत्ताकार क्यों हो जाता है, जरा बताना। एक आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसका मार्ग वृत्ताकार क्यों हो जाता है, बताओ। बताओ कितने लोगों को आ रहा है, जितने लोग अरे लिख रहे हो चलो ठीक है, बता दो तो कॉपी में। दिलीप जी बताओ कितने लोगों को आ रहा है, ये आवेशित कण वृत्ताकार मार्ग में क्यों घूमने लगता है, और इस पे लगने वाला बल भी, वो लॉरेंज वाला बल भी बता देना। चलो, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका मार्ग वृत्ताकार क्यों हो जाता है, वृत्त के आकार का क्यों हो जाता है। अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है तो उसका मार्ग वृत्ताकार क्यों हो जाता है, बताओगे। देखो, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसमें जो बल लगता है वो नियत होता है, बल में परिवर्तन नहीं होता है। अगर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है तो 5 ही न्यूटन का बल लगता रहता है, 5 से 6 न्यूटन नहीं होता है। लेकिन 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 यहां पर एक ट्विस्ट आ जाएगा, 5 न्यूटन का बल लगता है तो 5 ही न्यूटन का बल लगता है, 6 न्यूटन नहीं होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना सभी लोग, इधर ध्यान रखना सभी लोग। लेकिन क्या दिशा परिवर्तित होता रहता है, क्या दिशा परिवर्तित रहता है, परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण इसका पथ क्या हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। पूरा समझा रहे हैं शैलेश शर्मा, मैं पूरा समझा रहा हूं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो इतना से बहुत हेल्प हो जाएगी। कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो वरदान बैच आया है न्यू उसे ज्वाइन कर लो बेटा शैलेश, ठीक है। बहुत फायदा हो जाएगा आप लोगों को, आपको कोई बहुत ज्यादा फी वगैरह नहीं है, इतना आप लोग 4-60 समोसा खा जाते हो महीने में, उतना ही तो फी है, ठीक है। एक शर्ट अच्छा से नहीं आता है उतना में, ठीक है। एक ऐसे बल के प्रभाव में गतिमान, ठीक है, जब आवेशित कण जब गति करता है, जब कोई आवेशित कण वृत्ताकार पथ पे गति करता है, क्यों गति करता है, जब वृत्ताकार पथ पे गति क्यों करता है, क्योंकि उस पे बल एक ऐसा लगता है जिसका मान नियत रहता है, जिसका मान क्या नियत रहता है, लेकिन उसकी दिशा परिवर्तित होता रहता है। इसलिए आवेशित कण क्या हो जाता है, वृत्ताकार पथ पे गति करता रहता है। सभी को समझ में आया। आवेशित कण आप यहां पे लिख देते हैं, आवेशित कण वृत्ताकार, आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है, क्योंकि आवेशित कण वृत्ताकार पथ पे गति करता है, क्योंकि उस पर ऐसा बल कार्य करता है। क्या करता है, बल कार्य करता है जिसका परिणाम नियत रहता है, परंतु दिशा क्या होती, परिवर्तित होता रहता है। आवेशित कण की परिणाम जो होता है उसका वैल्यू जो है
नियत रहता है, परंतु दिशा क्या हमेशा परिवर्तित होता रहता है। इसलिए आवेशित कण का वृत्ताकार पथ पे गति करता है जब अंदर प्रवेश करता है तो। जी बिल्कुल समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक रिजरेखीय चालक में धारा उत्पन्न करने की चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति क्या होगी। एक रिजरेखीय चालक में धारा से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति क्या होगी, यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक रिजरेखीय चालक है, उसमें क्या, उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाएं जो उत्पन्न हुई हैं उसकी प्रकृति क्या होगी, बताना जरा तो सभी। मैं एक बार देखता हूं सभी को, जरा बताना सभी लोग किसको आ रहा है। एक कोई रिजरेखीय चालक है, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति क्या होगी। एक रिजरेखीय चालक में धारा से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति क्या, वृत्ताकार होता है। कैसा होता है बेटा, वृत्ताकार होता है। एक कोई रिजरेखीय चालक है, उसके धारा से, रिजरेखीय चालक के धारा से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार। याद कर लेना, ये वन लाइनर में ये आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में ना, या तो आपको आता है या फिर नहीं आता है, या आप सही करके आओगे या नहीं कर पाओगे। सही करके आओगे नंबर मिलेगा, नहीं करके आओगे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन पढ़ने से क्या होता है, लंबे समय तक क्या होगा। देखो कोई रिजरेखीय चालक है, उसमें धारा प्रवाहित करे तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, वृत्ताकार होती है। उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है, वृत्ताकार होती है। बिल्कुल गौरव कुमार, सब शुरू से कराया जाएगा, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है। साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया। साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पे कार्य करता है। साइक्लोट्रॉन का कार्य करने का सिद्धांत डिश के बीच लगने वाले प्रत्यावर्ती विभवांतर के रेडियो आवृत्ति डिश से भीतर आवेशित कण के प्रक्रमण के आवृत्ति के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया सभी को, मैं बता रहा हूं अभी समझ में आएगा। एक मिनट, साइक्लोट्रॉन शायद ये क्वेश्चन किसने टिक कर दिया, साइक्लोट्रॉन शायद नहीं है यार आप लोगों के सिलेबस में। इस साइक्लोट्रॉन को स्किप करो तभी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र बी की परिभाषा लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र बी की परिभाषा लिखना, एफ इक्वल टू क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा। ये एफ इक्वल टू होता है, एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा होता है। यहां से चुंबकीय क्षेत्र बी की परिभाषा हम लोग लिखेंगे, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपान आई एल हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बी का वैल्यू क्या होगा, एफ अपान आई एल हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ अपान आई एल हो जाएगा। देखिए इसमें बहने वाली धारा आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू मान लेते हैं 1 हो गया, ठीक है। एल का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। आई का वैल्यू 1 हो गया, एल का भी वैल्यू 1 हो गया, तो यहां से क्या स्पष्ट है, बी इक्वल टू एफ हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, बी इक्वल टू एफ का मतलब क्या है, यदि एकांक धारा परिपथ में प्रवाहित किया जाए एकांक लंबाई के तार पर, तो उसमें लगने वाला बल क्या होता है, चुंबकीय बल के बराबर होता है। बात समझ में आई, सभी को बताया, बात समझ में आई। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी हो, उसमें 1 मीटर की लंबाई पर लगने वाले परिणामी बल के बराबर होता है, जबकि परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए। देखो मैं बता देता हूं इसको क्या लिखोगे, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र, यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, यदि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें रखा गया चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया 1 मीटर की तार पर लगने वाले बल के बराबर होता है
बराबर होता है, लगने वाले बल के बराबर होता है यदि उस तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो। बात समझ में आएगी? यदि तार की लंबाई 1 मीटर हो, 1 मीटर हो, धारा 1 एम्पियर हो, तार की लंबाई कितना है 1 मीटर, धारा कितना है 1 एम्पियर, तो यहाँ पे 1 1 रखोगे ना तो B इक्वल टू एफ हो जाएगा कि नहीं, एफ अपान 1 1, तो 1 से मतलब नहीं होता, B इक्वल टू एफ। तो इसका मतलब क्या है, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र B में उसमें रखा जाता है 1 मीटर का कोई लंबा तार है, तार पर लगने वाला बल क्या है, बल के बराबर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र B में उसमें रखा गया 1 मीटर की तार पर लगने वाले बल के बराबर होता है यदि उस तार में प्रवाहित धारा क्या होता है 1 मीटर होता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या होगा, 1 मीटर का कोई तार रख दे चुंबकीय क्षेत्र, फिर से समझो, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया मान लीजिए, समझो सभी लोग, ये आप समझना सभी लोग। ये आपका मैं कोई तार रखा है यहाँ पे, ये आपका वायर रखा हूं नीला वाला, ठीक है। इसमें अगर आपको इस चुंबकीय क्षेत्र बी का वैल्यू ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस वायर इस नीले वाले तार पे लगने वाले बल के बराबर होगा चुंबकीय क्षेत्र बल। कब, जब इस तार की लंबाई क्या हो 1 मीटर हो तथा इसमें बहने वाली धारा क्या हो 1 एम्पियर हो, 1 एम्पियर हो, इसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तथा इस तार की लंबाई 1 मीटर हो, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बी का मान क्या होता है, इस पे लगने वाले बल के बराबर होता है। नहीं समझ में आया सभी को, क्या आ गया सभी को समझ में, चुंबकीय क्षेत्र बी की परिभाषा। बिल्कुल विवेक दुबे जी, शायद ये नहीं सिलेबस में साइक्लोट्रॉन, तो मैं क्यों पढ़ता हूं, अरे क्या प्राची कुशवाहा, ये क्वेश्चन इसी तरह से चलते चलते सेकेंड फिजिक्स में भी जाएंगे, पूरा फिजिक्स का मैं कराऊंगा 750 क्वेश्चन, ये नहीं कि फर्स्ट फिजिक्स का कराऊंगा, ऐसा कहीं लिखा गया फिजिक्स पार्ट 1 के 750 क्वेश्चन, क्या पढ़ोगे आप लोग यार, इतना नहीं कॉमन सेंस रखते हो, बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्या यहाँ पे क्या आपको बताना है, 1 एम्पियर की परिभाषा बतानी है, 1 एम्पियर की परिभाषा बतानी है नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या बताना है आपको, 1 एम्पियर की परिभाषा बताना है। एक एम्पियर की परिभाषा बताना है, ठीक है, 1 एम्पियर की परिभाषा बताना है। 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे बताओगे, बताओ कैसे बताओगे 1 एम्पियर की परिभाषा। देखो निर्वात में अगर हम 2 समांतर तार इस तरह से रख दें, अगर इनके बीच की दूरी क्या हो, देखो आपको यह अपान यल इज इक्वल टू I1 I2 अपान R, ये तो जानते होगे, यह अपान इज इक्वल टू I1 I2 अपान R, इसके आगे क्या होता है इंटू 2.10⁻⁷, ये जानते हो ना। इसकी परिभाषा हम लोग फ्रेम करेंगे क्या, देखो हम लोग क्या करते हैं, इस यल की लंबाई को 1 मीटर मानते हैं, ठीक है, इस I1 I2 को 1 एम्पियर मानते हैं, 1 मीटर मानते हैं, 1 एम्पियर मानते हैं, ठीक है, आर का वैल्यू क्या है 1 एम्पियर, ठीक है। ध्यान देना ये आपका तार है, इस तार में बने वाली धारा I1 है, ये I2 है, I1 I2 है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी है R और इसकी लंबाई क्या है यल, ठीक है, लंबाई कितना है यल 1 मीटर है, इनके बीच की दूरी क्या है 1 एम्पियर, 1 मीटर की दूरी है, 1 मीटर की दूरी है, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है 1 मीटर की दूरी है R, इनके बीच की दूरी क्या है 1 मीटर दूरी है। इसमें बने वाली धारा क्या I1 I2 का वैल्यू 1 है, इसमें बने वाली धारा क्या I1 I2 का वैल्यू क्या है 1 है, बोलो समझ में आया इतना। इसमें बने वाली धारा का वैल्यू कितना है 1 है, इसमें देखिए इसकी लंबाई क्या है 1 मीटर है, इसमें बीच की दूरी क्या है 1 मीटर हो और इसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, सब कुछ 1 1 हो जाए तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा बताना, ये भी 1 हो गया, यह भी 1 हो गया, यह भी 1, यह भी 1, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ 2 × 10⁻⁷ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
तो क्या लिखोगे, निर्वात में, ये दोनों तार कहां पे रखना है, निर्वात में रखे 1 एम्पियर किसी भी, देखिए क्या लिखोगे, इसका परिभाषा क्या लिखोगे बताओ एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं यहां तक सिखा दिया आपको। अगर आपको कहीं पर भी 1 एम्पियर की परिभाषा लिखना है तो क्या लिखोगे, यहां पर लंबाई 1 मीटर मानोगे, बीच की दूरी क्या मानोगे 1 मीटर मानोगे, इसमें बहने वाली धारा क्या मानोगे 1 मानोगे, 1 एम्पियर मानोगे। तब कब, जब इनके मध्य लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ होता है। अरे समझ में आया किसी को कि नहीं आया, नहीं आया, अभी मैं लिखूंगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अर्थात 1 एम्पियर की धारा, एक लिखेंगे परिभाषा, यहां पे मैं लिख रहा हूं तो समझ में आ जाए। 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा वह धारा है, वह धारा है, 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा वह धारा है, वह, अरे यार, वह धारा है, 1 एम्पियर की धारा वह धारा है, क्या 1 एम्पियर की धारा वह धारा है, 1 एम्पियर की धारा वह धारा है, क्या है वह धारा है, 1 एम्पियर की धारा वह धारा है, क्या 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की जो धारा होती है वह धारा है जो कि निर्वात में रखिए 1 मीटर की दूरी पे 2 समांतर तारों, ये क्या, ये निर्वात में रखा गया, क्या ये निर्वात का मतलब क्या होता है, जहां पे वायु नहीं है, निर्वात का मतलब क्या, जहां पे वायु नहीं है। फिर से समझ ला, 1 एम्पियर की धारा वह धारा है जो कि निर्वात में रखे, जो कि निर्वात में रखे, जो कि निर्वात में रखे 1 मीटर की दूरी पर, मीटर की दूरी पर 2 समांतर तार के मध्य 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करता है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करता है यदि इनकी लंबाई 1 मीटर हो, यदि इनकी लंबाई क्या है 1 मीटर हो, ठीक है। 1 एम्पियर की वह धारा है जो कि निर्वात में रखे 1 मीटर की दूरी पर 2 समांतर तार के मध्य 2 × 10⁻⁷ का बल आरोपित करता है यदि उनकी लंबाई क्या 1 मीटर हो। समझ में आया 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, बिल्कुल 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा वह धारा है जो कि निर्वात में रखी 1 मीटर की दूरी पर 2 समांतर तार के मध्य 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करता है। 1 एम्पियर की धारा वह धारा है जो कि निर्वात में रखी 1 मीटर की दूरी पर, ये निर्वात में 2 तार रखी जिनकी दूरी क्या है 1 मीटर है, 1 मीटर की दूरी पर तार के मध्य 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करता है। 1 एम्पियर की धारा वह धारा है जो कि निर्वात में रखी 1 मीटर की दूरी पर 2 समांतर तार के मध्य 2 × 10⁻⁷ का न्यूटन का बल आरोपित करता है यदि उनके बीच की दूरी क्या 1 मीटर हो, यदि उनके बीच की दूरी कितना हो 1 मीटर हो। बोलो सभी को समझ में आया, समझ में आ गया ना। 1 एम्पियर की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यू क्या है चुंबकशीलता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है विद्युतशीलता, इनके मध्य संबंध बताइए। ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आता, बोर्ड को क्या समझ में आता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, बोर्ड ही नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना बेटा लोग, ठीक है। चुंबकशीलता म्यू तथा विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के मध्य संबंध बताइए। चुंबकशीलता म्यू तथा विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के मध्य क्या बताना आपको, संबंध बताना है। चुंबकशीलता म्यू तथा विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के मध्य क्या बताना है, संबंध बताना है। या फिर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान बताइए या सिद्ध कीजिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट = 1/c²।
बताइए कैसे बताएंगे इनके मध्य का संबंध। किसी को आ रहा है, किसी को आ रहा है, हाँ, इसे कैसे ज्ञात करोगे, कैसे ज्ञात करोगे? टाइम टेबल ब्लैक पैंथर वाइटी टाइम टेबल जो है इसी क्लास के बाद मैं बताऊंगा। आ जाना क्लास में सभी लोग, एप्लीकेशन पे ही लाइव आऊंगा, वहीं पे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। टाइम टेबल उसका एप्लीकेशन पे लाइव आके बताऊंगा इस क्लास के बाद। इस क्लास के बाद लाइव आके बताऊंगा, ठीक है। और मैं क्या बताऊंगा, आप ही लोग मुझे बताना मुझे कब पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पढ़ना तो आप लोगों को है। मैं तो पूरे दिन खाली रहता हूं, जब कहोगे तब पढ़ाने स्टार्ट कर दूंगा। मार्कर उठाऊंगा, मां सरस्वती का नाम लूंगा, किताब कॉपी दूर रखूंगा, सिस्टम को चालू करूंगा, कंप्यूटर को स्टार्ट। पढ़ना तो आप लोगों को है। आप लोगों को कॉलेज जाना है, आप लोगों को घूमने जाना है, आप लोगों को घुमाने जाना है। क्यों, सही कह रहा हूं ना? आप ही लोगों को जाना है घूमने घुमाने ना। आप लोगों को क्रिकेट खेलने जाना है। क्यों बेटा बताओ, क्यों मेरे भाई बहन? किसको जाना है? आप ही लोगों को जाना है, मुझे मालूम है, हमको थोड़ी ना जाना है। हाँ बिल्कुल। अच्छा यूट्यूब की क्लास में सभी लोग आना, ठीक है। चलो चलो यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है। म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है? म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्या होता है वैल्यू? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। किसका वैल्यू होता है? म्यू नॉट का वैल्यू होता है। ये म्यू नॉट का वैल्यू होता है, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू 10⁹ 9 इंटू 10⁹ होता है। किसका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। अब यहां से हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का। तो हम लोग क्या करने वाले हैं जरा बताना, हम लोग क्या करने वाले हैं? इस तरीके से दोनों को भाग दे देंगे, इस तरीके से दोनों को क्या करेंगे हम लोग बताओ? हम लोग दोनों यहां से भी इस म्यू नॉट का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालेंगे। यहां से म्यू नॉट का तो वैल्यू निकला हुआ है, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पाई, एक मिनट से होगा 1/, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, म्यू नॉट का वैल्यू यह है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यह है। अब ध्यान देना सभी लोग, इसको उल्टा करेंगे, उल्टा लटकाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/, एप्सिलॉन नॉट को उल्टा लटकाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 10⁹ 9 इंटू 10⁹ ये हो जाएगा। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा, ये म्यू नॉट का वैल्यू है। तो गुणा करेंगे म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपान 4 पाई इंटू 10⁹ इंटू 10⁹, ठीक है। ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? -7। ये क्या आ जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 10⁻⁷ अपान 9 इंटू 10⁻⁹ ये है। इसको क्या करेंगे? ऊपर से नीचे उठा कर रखेंगे तो 1/9 इंटू 10⁻9 एक 10 से 16 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना सभी लोग, 10 से 16 हो जाएगा। अब यहां से क्या पूछा आपसे कि आपसे पूछा है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/9 इंटू 10⁻16, ठीक है। 9 इंटू 10⁻16 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहां से अगर वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये किसके बराबर होता है?
लिखेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू किसके बराबर होता है 1/c स्क्वायर। सी स्क्वायर का मतलब क्या है 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। अरे बोलो सभी को समझ में आया? अब रहने दीजिए। वाह रजनीश चौधरी हार गए। आप एप्लीकेशन को ज्वाइन मत करना रजनीश चौधरी, क्योंकि वहां पे 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लासेज होने वाली है। कल से मैं यूट्यूब पर भी डेमो क्लासेज 1-2 दे दूंगा कि देख लेना एप्लीकेशन में कैसे पढ़ाई हो रहा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे हमसे। ठीक है, चलो क्या है, धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए बायोट के नियम की व्याख्या कीजिए। बायोट के नियम का समीकरण लिखिए। निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक तथा विमा निकालिए। वाह कितने क्वेश्चन को एक साथ चचा ने पूछ दिया। ममता योगी आप लग रहा है पढ़िए नहीं हो, ठीक है ममता योगी, इसलिए आपको नहीं आया होगा। इसका मतलब मैं इतना अच्छे से पढ़ाता हूं, कैसे नहीं आएगा आप लोगों को बताओ। देखो और बच्चों को आ गया, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है ममता योगी। आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, बायोट का नियम लिखना है आपको। बायोट का नियम क्या होता है, तो मैं पानी पी लेता हूं तो आगे बताता हूं। बताओ बायोट का नियम क्या होता है। बायोट के नियम क्या, पहले बायोट क्या किए थे। बायोट चचा थे, ये पानी क्यों नीचे गिर जा रहा है। बायोट चचा थे जिन्होंने नियम दिया था। उन्होंने नियम क्या दिया था सर, उन्होंने बताया था, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने यह बताया था सर कि यदि कोई हम यहाँ पे तार रख दें इस तरह से, तो इस तार के कारण कोई बिंदु P हो, इस बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। इस तार के कारण में हम लोग मान लो I धारा प्रवाहित कर देते हैं, तो इस तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। इस तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, ये बायोट का नियम कहता है। ये बायोट का नियम बताता है, ये बायोट का नियम बताता है। ये बायोट का नियम बताता है कि यदि कोई ये तार है, तार में I धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इस तार के कारण बिंदु P यहाँ पे स्थित है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये बायोट के नियम से हम लोग पता करते हैं, ये बायोट के नियम से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, मेरे गाइस सभी लोग ध्यान देना यहाँ पे। तो बायोट क्या कहते हैं, बायोट कहते हैं अगर इसमें धारा I प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B जो होता है आपका dB, ये इसके तार में बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब आप धारा को बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। क्या समझे भैया, धारा को बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। धारा को दुगुना करें चुंबकीय क्षेत्र का मान दुगुना, धारा को 3 गुना करें चुंबकीय क्षेत्र का मान 3 गुना, धारा को 5 गुना करें चुंबकीय क्षेत्र का मान 5 गुना। जैसे जैसे आप धारा को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। पहली बात उन्होंने बताया। दूसरी बात उन्होंने यह बताया कि इस बहने वाली जो धारा होती है यह चुंबकीय क्षेत्र dB के क्या होती है, ये तार की लंबाई के समानुपाती होता है। dl लंबाई के समानुपाती होता है। बहने वाली धारा तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। उन्होंने यह भी बताया। बिल्कुल म्यू नॉट का वैल्यू सही है डी के डी। इसलिए उन्होंने यह भी बताया कि बहने वाली धारा I ये तार के लंबाई के क्या समानुपाती होता है, तार के लंबाई के समानुपाती होता है। उन्होंने यह बताया कि इसमें ये जो मान लेते हैं ये कोण थीटा है, तो ये जो ये चुंबकीय क्षेत्र dB जो होता है
ये किसके बराबर था, थीटा के, साइन थीटा के समानुपाती होता है। ये थीटा है तो साइन थीटा के समानुपाती होता है। उन्होंने कहा कि अगर ये तार से मान लेते हैं ये r दूरी पर स्थित है तो चुंबकीय क्षेत्र dB का वैल्यू क्या होता है, ये बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। इन चारों समीकरण को अगर हम एक साथ लिखें तो क्या लिखेंगे, dB इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हम लोग उठाएंगे, dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह प्रोपोर्शनलिटी है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे और यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट के रखेंगे। अब इस के का वैल्यू होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई। इस के का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई। इस के का वैल्यू क्या होता है, के का वैल्यू होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई। इसका वैल्यू होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई, किसका वैल्यू होता है, के का वैल्यू होता है। यानी इसको इस तरह से भी लिख देते हैं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या हालत खराब हो गया, नेट प्रॉब्लम, अनुराधा यादव, हाँ आइडियल, यहां तक समझ में आएगी नहीं। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 बाई आइडियल साइन थीटा, यही तो बायोसेट का नियम है। तो मैं फिर से बायोसेट का नियम बता देता हूं। बायोसेट चाचा ने बताया था अगर कोई तार रख दे तो उस तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B का वैल्यू क्या होता है, r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र B का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। क्या होता है, ये इसमें बहने वाली धारा जो चुंबकीय क्षेत्र B होता है ये धारा I की समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र B होता है ये इनकी इस तार की लंबाई dl के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र B होता है इस तार के बीच का जो एंगल है साइन थीटा के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र B जो होता है इसमें ये तार की जो इनके बीच की दूरी r है, r के वर्ग के समानुपाती होता है। उन्होंने आगे यह बताया इन चारों समीकरण को एक साथ रखेंगे, dB इज इक्वल टू क्या होगा, आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। एक साथ तो रख रहे हैं सबको, ऊपर वाले को ऊपर नीचे वाले को नीचे। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पे के कांस्टेंट का उपयोग लगा रहे हैं। अब के कांस्टेंट जो यहाँ पे होता है ये क्या होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई होता है। म्यू नॉट अपान 4 पाई से कहा, म्यू नॉट अपान 4 पाई को ही आप लोग यहाँ पे जो म्यू है इसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। किसको, म्यू को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा, म्यू को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। अब इस म्यू नॉट को, ठीक है, म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये म्यू नॉट का वैल्यू होता है। म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। बोलो समझ में आ रहा है, म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये होता है म्यू नॉट की वैल्यू, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये म्यू नॉट की वैल्यू होता है ना, ये म्यू नॉट की वैल्यू होता है ना। अब यहां से इस म्यू नॉट का अगर आप लोग विमा ज्ञात करते हैं तो क्या होगा बताना जरा। अरे मैं जानता हूं कितने लोगों को आ रहा है। यहां पे इसका विमा तथा मात्रक पूछा, इसका मात्रक क्या होता है, म्यू नॉट का होता है न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। इसका मात्रक, म्यू नॉट का मात्रक होता है न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। अगर इसका विमा लिखना चाहे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर आपका इसका मात्रक होता है ना, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर मीटर सॉरी एम्पियर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। इसका बीमा लिखना चाहे तो म्यू नॉट का बीमा क्या हो जाएगा, mlt-2 अपान ए का स्क्वायर, mlt-2 अपान ए का स्क्वायर। इसको लिखेंगे mlt-2 a-2, ठीक है, ये लिखेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा ना। ये आपका म्यू नॉट का बीमा हो जाएगा, या आपका म्यू नॉट का क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। बोलो
ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर के परिपति नियम, के परिपति नियम की सहायता से, एम्पियर के परिपति नियम की सहायता से क्या ज्ञात करना है? पर्नालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र की स्थापना कीजिए। एम्पियर के परिपति नियम की सहायता से लंबी धारावाहिक पर्नालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की व्यंजक ज्ञात कीजिए। यही नियम, यही क्वेश्चन है आप सभी का। ठीक है, एम्पियर का परिपति नियम क्या है बेटा, बताना जरा सभी लोग। एम्पियर का परिपति नियम क्या है? एम्पियर का परिपति नियम एम्पियर का परिपति नियम क्या होता है? शीतल द्वार, आप अच्छे से चैट करो, आप अच्छे से पढ़ाई करो, बस यही कर सकता हूं आपको मैं। ठीक है, हम क्या कर सकता हूं, हम किसको क्या कर सकते हैं बताओ। सब तो अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं, हमारी बात कौन मानेगा? एम्पियर का परिपति नियम बताओ सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एम्पियर का परिपति नियम बताना सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो बताना सभी लोग एम्पियर का परिपति नियम। अरे कोई नहीं बता रहा है, क्यों? किसी को नहीं आ रहा है क्या? एम्पियर का परिपति नियम बताना, एम्पियर का परिपति नियम। ठीक है, एम्पियर के परिपति नियम के अनुसार किसी भी बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता, किसी भी बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र P की तीव्रता, एम्पियर के परिपति नियम के अनुसार किसी भी बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता का रेखा का समाकलन, की तीव्रता का रेखीय समाकलन वक्र में धीरे धीरे क्षेत्रफल में गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र B का क्या, कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। किसी भी बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, देखिए कोई बंद वक्र है, कोई बंद वक्र है, ये खुले वक्र के लिए लागू नहीं होता है। अब एक बात ध्यान रखना, चाहे आपकी एम्पियर की परिपति नियम की बात करें, चाहे आपकी गॉस के नियम की बात करें, दोनों एक ही दूसरे के क्या है, एनलॉप है। ठीक है, दोनों एक समान रूल है, वो आवेश के लिए था, ये धारा के लिए। इसके नियम के अनुसार क्या है, किसी भी बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, लिखेंगे तब समझ में आएगा। किसी भी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन क्या होता है? किसी भी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन क्या होता है? उस बंद वक्र में बहने वाला धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। बंद वक्र में बहने वाली धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। बंद वक्र में बहने वाली धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। क्या? किसी भी बंद वक्र में बहने वाले चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, कोई बंद वक्र है उसमें बहने वाले चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र में बहने वाली धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। जैसे देखिए चुंबकीय क्षेत्र B है, इसका रेखीय समाकलन dB डॉट dl,
इसका रेखीय समाकलन उस बंद वक्र में बहने वाली धारा आई का क्या म्यू नॉट गुना होता है। उस बंद वक्र में बहने वाली धारा आई का क्या म्यू नॉट गुना होता है। कोई भी बंद वक्र है उसमें बहने वाला चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र में बहने वाली धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। समझ में आया। उस बंद वक्र में बहने वाली धारा आई का कितना गुना होता है म्यू नॉट गुना होता है। उस बंद वक्र में बहने वाली धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। समझे। उस बंद वक्र में बहने वाली धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। उस बंद वक्र में बहने वाली धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। बोलो समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल म्यू नॉट गुना होता है। यह आपका चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर का परिपथी नियम है। अब इसके नियम के आधार पर कुछ डेरिवेशन वगैरह करने के लिए कह रहा है। मैं डेरिवेशन कराऊंगा डेरिवेशन वाले लेक्चर में, आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इसको मुझे बड़ा करने लो, बड़ा कर लेने दो। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको मुझे बड़ा ही कर लेने दो। अरे यार ये इसका, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को मुझे बड़ा कर लेने दो। अब तो दिखाई दे रहा है ना। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण सहित देखिए कि धारा मापी के वो वास्तविक रूप से धारा मापने में प्रयुक्त नहीं होता है। आपको क्यों नहीं प्रयुक्त होता है धारा मापी को वास्तविक रूप में धारा मापने के रूप में, बताओ कारण सहित, कारण सहित बताओ बेटा सभी लोग। अब इसका वजह जाना, कोई भी धारा मापी है उसका धारा मापी को वास्तविक रूप में धारा मापने के लिए प्रयुक्त क्यों नहीं होता। कारण सहित लिखना है कि धारा मापी अपने वास्तविक रूप में धारा मापने के लिए प्रयुक्त क्यों नहीं होता है। धारा मापी अपने वास्तविक रूप में धारा मापने के लिए प्रयुक्त क्यों नहीं होता है। धारा मापी अपने वास्तविक रूप में धारा मापने के लिए क्यों नहीं प्रयुक्त होता है, यह आपको कारण सहित बताना है, रीजन के साथ बताना है, रीजन के साथ बताना है। यह आपको कारण सहित बताना है कि कारण सहित यह बताना है कि कोई धारा मापी हो, कोई सी भी धारा मापी हो, उस धारा मापी में धारा मापने के लिए क्यों यूज नहीं होता है। देखिए बताओ तो कितने लोग पढ़ने वाले हो। युवराज सिंह बताओगे, बस कमेंट करोगे। अखिलेश कुमार लिख रहे हैं कि अखिलेश नहीं इनका नाम आइलेश, कैलेश क्या लिखा है, कैलेश दूर कमेंट है ना। बताओगे सभी लोग क्या, क्योंकि धारा मापी का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसलिए धारा मापी को कुंडलिक में अधिकतम संभव विक्षेप क्या होता है, सीमित धारा में नहीं नाप सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका वजह यही है क्योंकि धारा मापी का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। आप लिख सकते हो क्योंकि धारा मापी का प्रतिरोध अधिक होता है, अधिक होता है, धारा मापी का प्रतिरोध अधिक होता है। इसकी वजह से हम लोग धारा मापी से मापते नहीं है, क्या धारा मापने के रूप में नहीं यूज किया जाता है, वास्तविक धारा मापने के रूप में यूज नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि धारा मापी के क्या प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। क्यों, क्योंकि धारा मापी का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। सभी लोग समझ गए ना। आज थोड़ा सा आप लोगों क्लास में छोटा रखूंगा क्योंकि जो वरदान बैच नया बना है, 60 दिन का एक नया संघर्ष है, उसका टाइम टेबल मुझे अपने जितने भी जुड़े हुए वरदान बैच में स्टूडेंट हैं उनके साथ डिस्कस करना। मैं अभी एप्लीकेशन यानी अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर लाइव आऊंगा। चलो मैं ये करता हूँ, कोशिश करूंगा कि वरदान बैच के साथ साथ मैं गुलाम बैच में भी लाइव आ जाऊंगा। किसमें, गुलाम बैच में, जो फ्री वाला बैच है जिसमें 8-9 हज़ार स्टूडेंट
जुड़े हुए हैं शायद, ठीक है। दोनों में मैं लाइव आ जाऊंगा, कोशिश करूंगा दोनों में एक साथ लाइव आ जाऊं, ठीक है। वरदान बैच प्लस गुलाम बैच, यानी जो बैच दोनों में लाइव आऊंगा, दोनों में हम लोग टाइमिंग डिस्कस करेंगे ताकि सभी को पता चल जाए एप्लीकेशन पर। तो ऐप वगैरह डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अभी नहीं, मैं कम से कम 9 बजे के बाद ही आऊंगा, 9:15 पौने 10 9:15 बजे तक आऊंगा, ठीक है। अभी 9 बजे तक आप लोगों की क्लासेस चलेंगी आज, ठीक है। जो गुलाम बैच में मैं देखता हूं अपनी टेक्निकल टीम से समझता हूं, हो सकता है कि अगर गुलाम बैच में भी अगर लाइव हो सकता है तो मैं गुलाम बैच प्लस वरदान बैच दोनों में लाइव आ जाऊंगा, ठीक है। दोनों में लाइव आ जाऊंगा, सभी लोग जुड़ लेना और देख लेना कि क्लासेस कब से कैसे चलने वाली है, पूरी चीजें मैं बता दूंगा कैसे हम लोग 60 दिनों में तैयारी करेंगे, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, ठीक है। इसलिए आज का छोटा सा क्लास मैं थोड़ा कम रखूंगा, लेकिन 9 बजे तक क्लासेज होंगी कम से कम। कार्य सहित यह अब आपको बताना है कोई धारावाही है उसके वास्तविक रूप में धारा मापने के रूप में क्यों नहीं प्रयुक्त किया जाता, क्योंकि धारामापी का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, धारामापी को वोल्ट मीटर के रूप में रचना करने में क्या परिवर्तन करना होगा। अगर धारामापी को वोल्ट मीटर के रूप में परिवर्तित करना है तो हमें उसमें क्या चेंजमेंट लाना होगा ताकि वह धारामापी वोल्ट मीटर के रूप में परिवर्तित हो जाए। यह क्वेश्चन आपसे पूछा है, उसमें हमें क्या चेंजमेंट लाना होगा धारामापी में, यह आपसे क्वेश्चन पूछा है। बताओ तो किसको आ रहा है। हमें शंट लगाना होगा ना, शंट लगाना होगा ना, हमें शंट लगाना होगा ना। क्वेश्चन यह है कि जो शंट लगाएंगे, जो हम लोग ये शंट लगाएंगे, शंट, ये शंट का प्रतिरोध अधिक होगा या फिर क्या कम होगा। हमें तो शंट लगाना होगा ना, शंट लगाने पर शंट का प्रतिरोध हम लोग क्या रखेंगे, अधिक रखेंगे या कम रखेंगे, यह क्वेश्चन मेन है। हमें तो धारामापी को वोल्ट मीटर के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमें इसमें शंट लगाना होगा। शंट लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, शंट लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें शंट का प्रतिरोध अधिक रखेंगे या कम रखेंगे, शंट का प्रतिरोध अधिक रखेंगे या कम रखेंगे, जरा बताओ। हमें तो धारामापी को वोल्ट मीटर के रूप में लगाने के लिए हमें शंट लगाना होगा, तो शंट को हम उसका प्रतिरोध अधिक रखेंगे या कम रखेंगे, वो भी समांतर क्रम में लगाएंगे या श्रेणी क्रम में लगाएंगे। अरे बताएंगे किसको किसको आ रहा है। ये आशीष गुप्ता को तो ब्लॉक करो, तो दोबारा इनका कमेंट नहीं आना चाहिए। चलिए आशीष गुप्ता आप चले गए, बहुत ज्यादा नंबर चाहिए ना आपको, बदमाशी कर रहे हो आप लोग, देखता हूं कौन बदमाशी करता है। धारामापी को वोल्ट मीटर के रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग शंट का उपयोग करते हैं। और शंट का प्रतिरोध कितना होता है, कम होता है। बिल्कुल, देखो कीर्ति चौधरी हैं, ये अच्छे लड़के हैं जिनको देखो शंट का प्रतिरोध का कम शंट वाला प्रतिरोध नहीं, उच्च प्रतिरोध वाला शंट का हम लोग उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, उच्च प्रतिरोध वाले शंट का उपयोग करते हैं। धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए हम लोग उच्च प्रतिरोध वाले शंट का उपयोग करते हैं। धारामापी को वोल्ट मीटर के रूप में परिवर्तित करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, उच्च शंट वाले, अधिक प्रतिरोध वाले शंट का उपयोग करते हैं। अधिक प्रतिरोध वाले शंट का उपयोग करते हैं। धारामापी को वोल्ट मीटर के रूप में परिवर्तित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उच्च शंट वाले प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। बात समझ में आई सभी लोग। धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हम लोग किसकी रचना करते हैं, अधिक शंट वाले प्रतिरोध का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अरे ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज का क्लास मैं इतना ही रखूंगा। क्यों रखूंगा, क्योंकि मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं लाइव एप्लीकेशन पर, सभी लोग देख सकते हैं। जिन्होंने पेमेंट किया था उनके वरदान बैच में दिखाई देगा, मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा। आज तो मैं क्लासेज वरदान बैच का जो क्लासेज है ना, जो 60 दिनों का हम लोग का रणनीति है, 60 दिनों का हम लोग जो संघर्ष है, वह क्लासेज कब टाइमिंग होना चाहिए, सुबह, शाम, दोपहर,
रात को 12 बजे। टाइमिंग क्या होनी चाहिए उस क्लासेस का, कब मैं उस पर लाइव आऊँ, ये इसका टाइमिंग हो रहा डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा तो जो गुलाम वाला बैच बना हुआ है ना, उसमें अधिकांश लोग जुड़े होंगे, ठीक है। फ्री में जो था, जो जिसका कोड मैं ये बताया था, गुलाम बैच का कोड मैं जिसका बताया था क्या, ALPHA अल्फा 22PHY, इसमें भी मैं लाइव कर दूंगा ताकि जो बच्चे अभी कल भी लेना चाहते हैं कोर्स को, वो भी जान जाए कि यहाँ पे कैसे हम लोग तैयारी कराने वाले हैं और किस तरह से एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेज होती हैं, ये सभी लोग देख लें, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा 9 बजे के बाद करीब 45 मिनट थोड़ा सा रेस्ट लूंगा, क्योंकि 1.5 घंटे लगातार बोला हूं। रेस्ट लेने के बाद 9 बजे या 9:15 बजे से एक्यूरेट मैं आऊंगा अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर लाइव। सभी लोग ऐप डाउनलोड कर लेना। जिन्होंने अभी तक बैच को नहीं खरीदा है, मैं नहीं कहूंगा कि आप खरीद लेना, किसी से नहीं कहूंगा। अगर आपको 60 दिन में बेहतरीन तैयारी करना है सभी सब्जेक्ट्स की, तो ज्वाइन कर लेना, बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी सभी की। बहुत ज्यादा फी भी नहीं है कोई, ओके। चलिए सभी को गुड नाइट। चलिए तो मिलते हैं कल के फिर से लाइव क्लास में। हो सकता है कल जो एप्लीकेशन पे वरदान बैच है उसकी जो डेमो वीडियो कि वरदान बैच में हम लोग कैसे तैयारी करने वाला हूं, कल शाम को मैं लगाऊं और लगाऊंगा तो उसका मैं सुबह ही नोटिफिकेशन दे दूंगा, ठीक है। अगर लगाऊंगा तब ये मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी जो एप्लीकेशन में जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनसे कि हाँ मैं वरदान का डेमो वीडियोज कुछ दे दूं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे सर मैं पहले देखूंगा आप कैसे पढ़ाते हैं उसके बाद आपसे जुड़ूंगा। ठीक है, चलो देख लो आपको कैसे पढ़ना है 60 दिनों तक, कैसे 1.5 घंटे लगातार मेहनत करना है। हालांकि आपको मेरी क्षमता पर थोड़ा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके सामने मैं 1.5 घंटे से ज्यादा पढ़ाया हूं आज ना, तो आपको संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है। केवल पढ़ाई करना चाहिए। और किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो बता देना। गुड नाइट सभी को, जय मां सरस्वती सभी को। तो दीपक जी आप तो जुड़े हो ना एप्लीकेशन पे, तो तुरंत आप सभी लोग आ जाना एप्लीकेशन पे, ठीक है ना। आ जाना 9 बजे या 9:15 बजे। मैं देखता हूं 10-15 मिनट में रिफ्रेश होके मैं आऊंगा एप्लीकेशन पे, बस इसके बाद वही काम करना है। ओके सभी को गुड नाइट। और सभी लोग क्वेश्चन को लिखते रहना। ये 750 क्वेश्चन सभी को करना, चाहे आप एप्लीकेशन पे जुड़े हो चाहे ना जुड़े हो, ठीक है।